नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर शांति की उम्मीदों पर पानी एक बार फिर चुका है। सीज फायर की डोर इतनी कच्ची निकली कि ईरान ने अब सीधे जंग के ऐलान का कह दिया है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और इसके साथ साथ तेहरान से सीधी चेतावनी आ गई है कि अगर आप किसी ने भी उंगली उठाई तो अरब देशों से लेकर के समंदर की लहरों तक सिर्फ बारूद की गंध आएगी। ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। ईरान ने सीज फायर टूटने की आशंका पर क्या क्या टारगेट करने की धमकी दी है, जरा वो आपको बता देती हूँ। अमेरिका को संदेश दिया गया है और कहा गया है, ईरान ने टारगेट की जो नई लिस्ट है वो जारी की। सीज फायर टूटा तो अरब देशों पर हमला कर देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसमें देश कौन से टारगेट पर है? कतर, आरएस गैस और वजह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादन केंद्र है ये। इसके बाद यूएई, इसमें भी डीएएस और जिरकू आइलैंड तेल गैस का प्रोसेसिंग और निर्यात केंद्र है ये। सऊदी अरब, अबैक, सफानिया टारगेट पर रहेंगे ईरान के और दुनिया का ये सबसे बड़ा ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे वो कह रहे हैं कि वो टारगेट पर लेने वाले हैं। कुवैत में बरगान को वो दहला देंगे और दुनिया का ये सबसे बड़ा तेल भंडार केंद्र है। ये उनकी तरफ से कहा गया। ये सीधी सीधी बातें ये है कि सीज फायर टूटा तो अरब देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहां तक ये बता दिया गया, कुवैत से लेकर के संयुक्त अरब अमीरात तक कहां पर किस किस जगह पर ईरान की तरफ से ये बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान तो बिल्कुल आर पार के मूड में है। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया का चौधरी कहे जाने वाला अमेरिका आज हाथ मलते रह गया है। लगातार युद्ध में झोंके गए अरबों डॉलर के हथियारों के बाद पेंटागन का भंडार अब दम तोड़ रहा है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अमेरिका के तरकश में अब वो तीर नहीं बचे जो ईरान के तूफान को रोक सके। सुपर पावर की हालत अब ऐसी है जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही हाल हो गए उनके। अमेरिका के पास कितना हथियारों का स्टॉक बचा है अब आपको वो बताती हूँ। करीब 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं। थार्ड मिसाइलों के भंडार का करीब 50% हिस्सा खर्च हो गया है। तो ये सोर्स CSIS का है। 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स खत्म हो गई हैं। इसके साथ ही थर्ड मिसाइलों के भंडार का 50% हिस्सा खर्च। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधा भंडार खत्म। यूएस आर्मी ने 30% टॉमहॉक मिसाइलें खत्म कर दी। 20% ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स उनकी तरफ से खत्म कर दी गई है। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% स्टॉक पूरी तरीके से खर्च हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान है जिसने ईद का जवाब पत्थर से देने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के पास मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स का ऐसा जखीरा है जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं और उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत सुरक्षित है, जिसके वो बार बार दुनिया भर को दर्शन करवाते रहता है। ईरान का दावा है कि अगर सीज फायर टूट गया तो वो अमेरिका को समंदर के सीने में दफन कर देगा। यानी अब अमेरिका के लिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना तक मुश्किल हो गया है। ईरान के पास हथियारों का कितना स्टॉक बाकी है ये आपको बताते हैं और ये तमाम चीजें अमेरिकी मीडिया के हवाले से ही बताई जाती है, जो ये कहते हैं कि हमलावर ड्रोन का करीब 40% स्टॉक अभी भी उनके पास बचा हुआ है। सोर्स देख लीजिए आप, पश्चिमी मीडिया। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% जखीरा अभी भी ईरान के पास बचा है और मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को निकाल रहा है ईरान, ये भी एक सच है। यानी करीब 70% तक उनका मिसाइल लॉन्चर का स्टॉक पहुंच सकता है। सीज फायर के दौरान बंकरों से निकाले गए हैं सिर्फ 100 मिसाइल लॉन्चर, मात्र 100 मिसाइल लॉन्चर, और अमेरिका को इस हद तक नीचे ले आया ईरान इन 100 मिसाइल लॉन्चर्स के माध्यम से कि उसको सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। और ये एक तरफा सीज फायर का ऐलान करने के बाद बार बार ईरान की तरफ से जमकर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है। समंदर की लहरें गवाह हैं कि जब जंग सिर ओखली में देने जैसी है तो क्या अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा या ईरान इस बार बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि अब मामला समझौता नहीं बल्कि अस्तित्व का है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईरान का फिर ऐलान जंग, यूएस के हथियार खत्म।
हथियारों की भारी कमी, युद्ध में ट्रंप की सांसें थमी। वार्ता या विनाश, मुस्तफा ट्रंप के बीच जारी प्रयास। ईरान का तबदबा, ट्रंप के बस में नहीं, वाहिदी मुस्तफा। मुस्तफा का ग्रीन सिग्नल, विध्वंसक हमला किसी भी पल। होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी, सामने आया ट्रंप ढोंगी। अब चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताती हूँ कि आज का बड़ा सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या बिना हथियार के अमेरिका जंग लड़ेगा या फिर सरेंडर करेगा। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ, प्रोफेसर ए.के. पाशा, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से जुड़ रही हैं, नजर अब्बास रिजवी, ईरान मामलों के जानकार हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा जी, क्या ये सच है कि अमेरिका का जो स्टॉक है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है? उन्होंने ज्यादातर पैट्रियट का हो, थार्ड का हो, इंटरसेप्टर, वो तमाम उपयोग में ला दिए हैं, जिसकी वजह से कमी आ गई है और ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें बनाने में लगभग 1 से 4 साल का वक्त और लग सकता है अभी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। रिपोर्ट तो यही कह रही है, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी है यहाँ पे, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही कह रही है। तो आपको याद दिला दूँ, ये जो युद्ध शुरू हुआ था इनिशियली, उनके ट्रम्प के हिसाब से, ट्रम्प ने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुनी, उन्होंने सीआईए इंटेल की बात नहीं सुनी। उनके हिसाब से जैसे वेनेजुएला ऑपरेशन था, ये भी उस जैसा होना चाहिए था उनके हिसाब से। सो इनिशियली उनको लगा था कि खमेनी को हटाने के बाद, उनके सारे लीडरशिप को हटाने के बाद इंटरनली इम्प्लोड होके उनका काम हो जाएगा, जो उनको जो उन्हें चाहिए था। बेसिकली ईरान की ऑयल कब्जा करना था, बट हुआ उल्टा कुछ। ईरान में अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था वो उसको भी शांत करा गया है, और खमेनी और उनके लीडरशिप को हटाने के बाद भी आईआरजीसी वही काम कर रहे जैसे पहले काम कर रहे थे। तो इनिशियली 2-3 दिन की, जब आपको याद होगा, पहले 2-3 दिन की बात किए थे, उसके बाद 2 हफ्ते की बात किए थे, उनके बाद 3 हफ्ते 4 हफ्ता में खत्म हो जाएगा बोले थे। आज हम लोग लिटरली 60 डेज के कगार पर है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर दैट ही नेवर थॉट Iran is going to retaliate in response the way Iran did, because आपने पिछले 47 ईयर्स तक ईरान के ऊपर 12,000, ऑलमोस्ट 13,000 सैंक्शंस लगा के रखे हो, उस कंट्री की करेंसी को ख़त्म कर दी। आपको नहीं समझ में आया था कि एक जब कंट्री और लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पे खड़े हो जाते हैं तब कैसे रिटालिएट कर सकते होंगे, विल पावर कहाँ पहुँच सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान हैज शोड to the world. I must say that lot of countries has communicated on condemned Khamenei's killing, extrajudicial killing, और काफ़ी कंट्रीज नहीं किए, जिसमें से एक कंट्री है इंडिया, वो 7 दिन तक कुछ बोले नहीं है। उसके बाद मियाँ के रिप्रेजेंटेटिव जाके साइन करके। सुनिए सुनिए पूर्णिमा जी, आप सेम चीज़ हर डिबेट में कहती हो और मैं सेम चीज़ हर डिबेट में कहती हूँ कि हर देश की अपनी एक नीति होती है, वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके कहने से नहीं चल पाएंगे वो। रिजवी जी, अब अमेरिका का छटपटाहट तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से वो बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अब किसी को ये जानकारी नहीं थी कि अब्बास अराक्ची जाने वाले हैं और ईरान में जाकर के फिर इस वार्ता में वो शामिल होने वाले हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी ईरान को थी? क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही अब्बास अराक्ची की पहुंचने की खबर सुनी, उन्होंने अपने डेलीगेशन को तैयार करना शुरू कर दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि अब्बास अराक्ची साहब जो सो कॉल्ड पीस वार्ता है या नेगोशिएशन के दूसरे दौर के लिए वहाँ गए हैं। यहाँ पे क्लियर स्टैंड लिया है ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी रूटीन बातचीत है जो हम मस्कत
और पाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान और रशिया के साथ करने जा रहे हैं। इसमें से कहीं भी ये नहीं पैगाम था उनका या कहीं से भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं था कि हम जो है यूएस के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा, छटपटाहट है, तो इतना ज़्यादा डेस्परेट हैं यूएस और यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कि वो चाह रहे किसी तरीके से तो हमको जो है ईरान जो है बातचीत कर ले, हमसे कुछ नेगोशिएशन कर ले। लेकिन ईरान ने अपना स्टैंड पहले दिन से ही क्लियर रखा है कि धमकी और डर के माहौल को जो आपने बनाने की कोशिश की है, उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती है। ईरान ने पहले कहा था कि लेबनान के अंदर सीज़ फायर होना चाहिए, तो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोल देंगे और बातचीत होगी। ईरान ने अपने वादे को पूरा किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोल दिया जब लेबनान के अंदर सीज़ फायर हुई। लेकिन उसके बाद फौरन अमेरिका वही अपनी जो एक एटीट्यूड है, एक एरोगेंस है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड हमने लगा दिया है, देखिए ईरान ने तो खोल दिया है लेकिन हम ब्लॉकेड नहीं हटाएँगे। तो ईरान ने फौरन उसका भी रिटेलिएशन में जवाब दिया और कहा कि अगर आप ब्लॉकेड नहीं हटाएँगे तो हम भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर रहे हैं और तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आप ये सो कॉल्ड ब्लॉकेड नहीं हटाते हैं। हालाँकि इस ब्लॉकेड का कोई ख़ास असर नहीं है, लेकिन फिर भी हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका की ज़रूरी था अमेरिका को ये बताना कि जब तक आप ये ब्लॉकेड असर नहीं तो है, हटाएँगे और कितने सारे शराफ़त से जहाज बात वहां कर से गुजर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल असर है। आप इस बात से रिजवी जी इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर असर नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि हर दिन जो 18 लाख बैरल तेल उस रास्ते से जाया करता था ईरान के माध्यम से, वो नहीं जा पा रहा है? उसकी वजह ये अमेरिकी ब्लॉकेट्स ही है। वेस्टर्न मीडिया की ही रिपोर्ट्स हैं कि जब से ये ब्लॉकेड लगा है तब से 35 शिप्स जो है वहां से निकल चुके हैं। अमेरिका इन शिप्स को नहीं रोक पा रहा है, उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो उसके वेस्टर्न अंदर मीडिया की ही ये रिपोर्ट है कि 40 जहाजों को वहां पर रोका गया है अमेरिका की तरफ से। वही बता रहा हूँ, देखिए कुछ जहाजों को रोका जा रहा है। अमेरिका यहाँ पे एक मीडिया मैनेजमेंट के तहत काम कर रहा है ताकि दुनिया में ये पैगाम जाए कि ब्लॉकेड चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो जहाज जो चाइना जा रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा तेल ईरान का जो है वो चाइना जाता है, 80-90% तेल जो है चाइना जाता है। चाइना को जहाज जा रहे हैं, तेल पहुंचा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जहाज की जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, जिनके अंदर खाने पीने का सामान है, जिनके अंदर मेडिकल जो सामान है, उसको जो है अमेरिका रोक रहा है, समुद्री लुटेरों की तरह उसको रोक रहा है। और इसी वजह से ईरान का स्टैंड ये है कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं खत्म होगा तब तक हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। ये जो बात कही जाती है कि ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, ये हकीकत नहीं है। ईरान का तेल यहाँ से निकल रहा है, बिक रहा है। और खुद रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि जंग के दौरान जो है तकरीबन 40% ज्यादा तेल जो है ईरान ने बेचा है। तो ब्लॉकेड का ईरान की इकोनॉमी के ऊपर कोई खास असर नहीं है। अगर कहीं असर है तो खुद अमेरिका के अंदर जो है वो तेल महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ईरान का स्टैंड है कि ये जो जालिमाना ब्लॉकेड आपने लगाया है, उसको जब आप खत्म करेंगे तब उसको जो है नेगोशिएशंस में हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले बिल्कुल किसी भी यही तरह तो की एक मुद्दा बातचीत है नहीं। कि अगर आप नेगोशिएटर की भूमिका में है ईरान, और ईरान को पता है कि उसे क्या चाहिए है, वो अपनी शर्तों पर एक तरीके से पाबंद है कि हमें यही चाहिए है, तो अमेरिका या ईरान दोनों में से किसी ना किसी को तो अपनी शर्तों पर त्याग देना होगा। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष आई जी, जो ये पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई है, जो हम चला भी रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, कि आखिरकार ईरान कहां कहां पर हमला कर सकता है अगर ये सीज फायर टूट जाता है। अब ये अमेरिका के लिए टेंशन की बात है या फिर वो तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए टेंशन की बात है, जिसे लेकर के ईरान टारगेट करने की बात कह रहा है? मुझे लगता है कि IRGC की हम बात करेंगे। ईरान नहीं, ईरान डज नॉट एग्जिस्ट इन द वे इट वाज 28 फरवरी के पहले। तो वो अभी फ्रैक्चर्ड है और रियली फ्रैक्चर्ड है। इसमें बहुत भावावेश की जरूरत नहीं है। IRGC की ये जो लिस्ट आई है वहाँ की मिलिट्री विंग की, उन्होंने ये बताया है कि हम वेस्ट एशियन कंट्रीज में इन टारगेट्स को डिमोलिश करेंगे। वो उनका काम है। वो अभी इन एनी केस मोज़ैक डॉक्ट्रिन पे हैं, सब अपना अपना टारगेट बता के और उसको प्रेस को रिलीज कर दिया। एक प्रेशर टैक्टिक्स मांग सकते हैं। एट द सेम टाइम सिमिलर बात IDF ने भी बोली है कि वी आर रेडी, जब भी US बोलेगा तो हम नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक्स करेंगे। अमेरिका तो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो जहाँ तक वॉर की बात है, वो फेज 2 विल बी इवन मोर डिजास्ट्रस ओवरऑल, लेकिन ज्यादा फॉर ईरान। ये कहने की बातें हैं कि इस समय ईरान को कोई परेशानी नहीं है या उनका कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये सब स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। हमारी और आपकी मंशाओं से, हमारी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ईरान ने ज्यादा तेल बेचा जब तक ब्लॉकेज नहीं हुआ था। जब से ब्लॉकेज इफेक्टिव हुआ है तब से ईरान का ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑयल नहीं जा रहा है और इससे उनको पर डे का मेजर इकोनॉमिक लॉस है, जिससे वो बहुत कुछ रिकवर कर सकते थे। इसीलिए एज अ डेस्परेट मूव उन्होंने वो गुंडों की तरह वो पैसे लेने विदाउट एनी रूल ऑफ लॉ, और उसको डबल वैमी करते हुए अपनी पार्लियामेंट में भी बता दिया कि हम उसको ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं।
मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बातचीत नहीं होगी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका का 29 अप्रैल आ गया, उनका 60th डे पे ट्रंप को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के पास जा रहे हैं या वॉर को खत्म डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर में जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इट विल बी हिज चॉइस। ये ईरान ये भी नहीं कह सकता कि हम बातचीत करने के लिए पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए ये बयान जरूर दिया है कि हम बायलैटरल्स के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान, ओमान और रशिया। लेकिन ये फैक्ट है कि वही टीम के 80% मेंबर्स अब्बासी के साथ आए हैं इस्लामाबाद, जो नेगोशिएटिंग टीम में थे। तो ये सोचना बेवकूफी होगी कि वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ओमान और मॉस्को घूमने जा रहे वही टीम जो नेगोशिएटिंग टीम थी। तो इट इज अ ओपन सीक्रेट कि वो वहां किस पर्पस पे आए। क्योंकि आसिम मुनीर से एक लंबी बातचीत भी उस दौरान हुई थी फोन पर, उसके बाद उनका जाना हुआ था, इसीलिए अब खबर आ रही है सर, उसको पहले साझा कर देती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में ईरान की बड़ी धमकी देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि इजराइल अमेरिका को बड़ी हार मिलेगी, फारस की खाड़ी में मिलेगी और इस्फहान तबास जैसी हार मिलेगी। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसिनी ने यह चेतावनी जारी की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक बड़ी हार का सामना अमेरिका और इजराइल दोनों को करना होगा। खैर अभी तीनों देश बल्कि सीज फायर में है, लेकिन युद्ध में है कैप्टन श्याम कुमार। ऐसे में ये तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, क्योंकि बातचीत के टेबल पर आने से पहले इन चीजों को भी करना होगा। नमस्कार, जय हिंद, सर्ववर्ण। देखिए, अमेरिका ने जो रणनीति बनाई उसके हिसाब से उसने जो पहले स्टेजेस में जो किया, जिसको वो टेस्टिंग, ट्यूनिंग और एक तरह से एनालाइजेशन कहते हैं, और अब रीसेट कर रहे हैं। तो रीसेट के बीच में जो एक क्रांति से पहले की शांति लाई उन्होंने, और एक स्लो युद्ध का रूप डाल दिया है। ये भी एक बनी बनाई नीति का हिस्सा है जिसको मैं मानता हूं। और ब्लॉकेड किया गया है एक बहुत ही शानदार नेवल एंगेजमेंट और नेवल वॉरफेयर के हिस्से की तरह, जिसको कि सब समझते हैं। लेकिन इस तरह की ब्लॉकेड जब नेवल पावर का बहुत बड़ा कोई करना होता है यूज, तब ब्लॉकेड किया जाता है। और ध्यान रहे, जो लोग कहते हैं कि ब्लॉकेड इफेक्टिव नहीं है, उनको ये समझना होगा कि ब्लॉकेड एक्चुअली नलिफाइड हो जाएगा बाद में अगर ये इफेक्टिव नहीं है। और ब्लॉकेड करने से पहले जो भी देश ये करता है, उसका जो चौथा क्लॉज है कि वो पूरी विदर विदऑल अपनी माइट के साथ वहां आए और ये दिखाए कि मैं ये कर सकता हूं। और समुद्र में ब्लॉकेड का मतलब है विशाल समुद्र, तो विशाल सेना। और विशाल सेना का मतलब आप समझते हो, जो वो लेके आया है। 2/3 अपने जमावड़े को उसने आज मिडिल ईस्ट में इकट्ठा किया। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, आप समझ सकते हो उसके पहले कितनी तैयारी की गई थी और कितने राष्ट्रों को पहलू में लिया गया था। तो ये आसान बात नहीं है। पहले तो ये टैक्टिकल घटना नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक घटना है, और इसके पीछे बहुत कारण है जिसका फल अमेरिका उसको लेना चाहेगा। जो उसने सीड बोए हैं धीरे धीरे करके, उसको वो इनकैश करेगा। फिलहाल ये मान के चलिए, ब्लॉकेज हॉर्मुज पे नहीं है, ब्लॉकेज ईरान पे जाने वाले शिप्स और निकलने वाले शिप्स, चाहे वो बंदर कस्क हो, चाहे वो बंदर अब्बास हो, चाहे वो बुशेहर हो या खुर्रम शहर हो, चाहे जितने छोटे पोर्ट हो, उन पर है। और उसमें 500 मिलियन बैरल का पर डे का तेल और 15% ऑफ जीडीपी ऑफ ईरान सफर करेगा। स्लो ब्लीडिंग होगी, तो स्लो ब्लीडिंग के लिए उन्होंने ये तैयार किया है। 29 अप्रैल की माने तो हम बात करेंगे कांग्रेस के अप्रूवल की और क्या होगा उसके लिए। ईरान के अगेंस्ट में जो अभी फिलहाल स्थिति है, उसमें लगातार ट्रंप फांसे पे पासा फेंके जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं सीज फायर मैंने किया, मैंने बढ़ाया, मैंने वॉर को स्लो कर दिया, मैंने बहुत सारी कोशिश की, मैं लगातार इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं खुद भी जाने के लिए तैयार हूं। अरे हॉर्मुज को खोलो, न्यूट्रल शिपिंग्स को जाने दो। जो लोग यहाँ पे अभी पैनल में कह रहे थे कि कुछ शिप्स वहां से गए हैं, वो उनके फेवर में है, क्योंकि ब्लॉकेड कहता है कि न्यूट्रल शिपिंग को आपको जाने देना पड़ेगा। सिर्फ बेलिजरेंट कंट्री के अगेंस्ट में आपका ब्लॉकेड होगा, डिक्लेयर होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ, टाइम के साथ पब्लिश किया जाएगा, और न्यूट्रल शिपिंग को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो उसी तरह से कर रहा है और इसमें टाइम लगेगा। ये ब्लॉकेड जब होता है तो लंबा समय लगता है, तो इसलिए अभी रुकिए। और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो अपनी माइंस क्लियरेंस कर रहा है। जब मैंने पिछली बार आपको कहा था कि वहां पे इनविजिबल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और माइन स्वीपिंग के लिए आजकल कोई वहां जाता नहीं। 6000 माइंस इन्होंने लगाया है। एडमिरल ब्रैड कूपर की सुने अगर 20 दिन पहले की स्टेटमेंट, तो उसमें से करीब करीब 800 माइंस इन्होंने क्लियर किए। उसके लिए रोबोटिक्स चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ऑटोनोमस बोट्स चाहिए
और उसके तंत्र चाहिए, मैग्नेटिक माइंस हो, मूड माइंस हो, फ्लोटिंग माइंस हो, अकोस्टिक माइंस हो, वो इक्विपमेंट है। लगातार ड्रोन्स चक्कर काट रहे हैं ऊपर ऊपर, और सतह तक 20, 25, 300 और 500 फीट तक की माइंस को भी डिटेक्ट किया जा रहा है ड्रोन्स के साथ, और उनको उसी तरह से ऑटोनोमस बोट के साथ गाइड किया जा रहा है। और तीसरा जो रोबोटिक्स उनको जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है। 600-700 माइंस के करीब करीब 1000 वो चैनल क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें तो समय लगेगा, और वो भी इनविजिबल, कोई शिप खाड़ी के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन सर ये ऐसा नहीं कोई लगता अब्राहम कि लिंकन 200 कभी भी ये बात ईरान की तरफ से भी इनकार नहीं की गई। ईरान को अगर भरोसे में लेकर के ये काम किया जाता तो हो सकता है ईरान थोड़ी तो मदद करने की कोशिश तो करता, प्रोफेसर पाशा। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आती है कि उनके थाड खत्म हो चुके हैं, उनके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, उन्होंने आधे से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया है, अमेरिका के संदर्भ में ये कह रही हूँ। तो अब ऐसे में अगर उन्हें बनाने में 1 से 4 साल का वक्त लगेगा, तो क्या अमेरिका सच में अभी भी इस जंग को आगे बढ़ा सकता है, जब ईरान के लिए यही रिपोर्ट बिल्कुल अपोजिट है कि उसके पास अभी भी 70% मिसाइल्स बची हुई हैं, उसके पास 40% ड्रोन क्षमता बची हुई है। अमेरिका फिर से युद्ध में उतरेगा? मेरे ख्याल से अगर वो निर्णय लेते हैं ट्रंप कि दोबारा ईरान पे हमला होना है या इजराइल के साथ, जरूर करेंगे वो। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हालांकि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने काफ़ी कुछ गोला बारूद, मिसाइल्स वगैरह सब इस्तेमाल करे हैं और यूक्रेन को भी दिए थे। लेकिन पिछले कई दिनों से ये हरकुलस प्लेन्स जो है, मैं डिटेल में नहीं जानता, दिन रात जो है गोला बारूद, मिसाइल्स वगैरह, टमाहोक, क्रूज मिसाइल्स पूरे खाड़ी के देश में ला रहे हैं और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इन मिसाइलों की कमी नहीं है। और ये कहाँ से ला रहे हैं? ये पूरे नाटो देश क्यों अमेरिका से खफा है या गुस्से में है? क्योंकि इनकी दिफा के लिए रखा गया था वहाँ, चाहे ब्रिटेन में हो, जर्मनी में हो, इटाली वगैरह वगैरह, सबसे वहाँ से ढूंढ छूट के सब ला रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया, इसकी किल्लत है और इसको फैक्ट्री से लाने में काफ़ी समय लगता है। पहले तो साउथ कोरिया नाराज़ है और यूक्रेन भी नाराज़ है क्योंकि वहाँ से भी लाए। तो अगर अमेरिका चाहता है तो ज़रूर जंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी पैनलिस्ट इसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे। लेकिन ये जंग क्या अमेरिका के हक में है? क्या अमेरिका अपने मकसद को हासिल कर सकेगा, या सिर्फ सिविलियन टारगेट्स जो बचे हैं ईरान में उस पे बमबारी करेगा, जिससे सिविलियंस का नुकसान और होगा और वहाँ काफ़ी बर्बादी भी होगी। तो अब ये जो है ईरान पे काफ़ी 13,000 शायद हमले करे हैं दोनों मिलके, इजराइल और अमेरिका, और काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी भी ईरान जो है उसके पास, जैसा आप बता रहे थे, सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कई मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं और नेवी भी उनकी काफ़ी मजबूत है जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ईरान जिस तरीके से वो डिमांड्स रख रहा है, चाहे खाड़ी के ओपनिंग में हो या फ्रोजन असेट्स हो या हमला करने की जो टारगेट्स आपने बताया यूएई से लेके कुवैत तक जो लॉक कर दिए गए हैं, तो इससे देखिए नुकसान सिर्फ ईरान का ही नहीं होगा अमेरिका की बमबारी से या इजराइल की बमबारी से। ये खाड़ी के देश में जो कुछ भी बचा है वहाँ ऑयल और गैस और दूसरे इंस्टॉलेशन, उसके अलावा पावर प्लांट्स और डिसलिनेशन प्लांट्स को भी कोलैटरल डैमेज की तरह वो हो सकता है। और वहाँ जो भारतीय और हजारों के लाखों के इमिग्रेंट्स हैं उन पे काफ़ी नुकसान होगा और प्रॉब्लम्स होंगे। और सबसे बड़े दिक्कत ये होगी कि कई महीनों और सालों तक तेल या गैस यहाँ से नहीं आएगा और पूरी दुनिया में जो किल्लत है, मतलब कोई भी देश इससे बचा नहीं है, चाहे वो गैस हो या ऑयल हो या फर्टिलाइजर हो या एल्यूमिनियम हो या दूसरे प्लास्टिक मटेरियल हो, सभी दिक्कत में हैं। और अब ये जंग अमेरिका छेड़ता है तो अमेरिका के लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ ऑयल प्राइसेस डबल हो गए हैं। जो $2.5 थे अब 4, सवा 4, 4.5 के करीब हो गया है सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स में। और वहाँ इन्फ्लेशन भी 3.5 के करीब हो गया है।
और जो लोग वहाँ स्टॉक मार्केट में पेंशन फंड्स और मिडिल क्लास लगाए थे, अरबों डॉलर वहाँ वाइप आउट हो गया है। तो मागा के सपोर्टर्स भी सड़क पे कई बार आए हैं कि ये जंग खत्म करो, और अमेरिका की प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, और रिपब्लिकन पार्टी भी जो है डेमोक्रेट से मिलके उनकी नाराजगी जाहिर कर रही है कांग्रेस में। और वहाँ तो ये बार-बार सब मुद्दों को देखते हुए हाँ। ट्रंप जो है शायद मेरे ख्याल से जंग नहीं करेंगे, इसलिए वो बार बार आग्रह कर रहे हैं ईरान से कि आप सीजफायर करिए और एक्सटेंशन करिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भी मीडिएशन के लिए आमादा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी, हालांकि इजराइल का दबाव है उनके ऊपर कि जो भी उनके पास 35 निशाने हैं इजराइल वो खत्म करना चाहता है बमबारी से, ताकि इस इजराइल और रेजिम को अमेरिका की इस पूरे मुद्दे पर एक मत नहीं है, एक राय उनकी नहीं है। पूर्णिमा जी, अभी वहां से कौन कौन जा रहा है? जेरेड कुशनर से लेकर के विटकॉफ तक के नाम बताए जा रहे हैं। जेडी वेंस के इस बार नहीं जाने की क्या कोई महत्वपूर्ण वजह रहेगी? इसको साइडलाइन किया गया है मेरे ख्याल से। एट द एंड ऑफ द डे बोथ कुशनर और विटकॉफ ये लोग डिप्लोमेट्स नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक दामाद है, एक फ्रेंड है, दोनों बिजनेसमैन हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर जूइश। और यहाँ पे दो तीन चीज हमें याद रखना पड़ेगा। नॉट ओनली जेरेड कुशनर हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद सऊदी से उन्होंने $2 बिलियन की फंड लिए थे कंपनी खोलने के समय। उन्होंने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प जाने के बाद ये फंड लिया था। अभी भी उन्होंने एक्चुअली कोशिश कर रहे $5 बिलियन उनसे फिर से रेज करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल कनेक्टिविटी नहीं है सऊदी के साथ जेरेड कुशनर की, और उनके आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो इजराइल के साथ है वो ये डील में दिक्कतें ला रही है। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे हमें भूलना भी नहीं चाहिए ये शिया और सुन्नी की जो ईरान और सऊदी की जो एक टसल चल रही है, इसको भूलना नहीं चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने न्यूट्रली ये सिचुएशन को देखना है, इसके बारे में बोलना बार बार के कहना, ये भूल जाना कि न्यूक्लियर 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इजराइल एक्चुअली हैज। अब ग्लोबल प्रेशर और कोअर्शन के वजह से आप बोलेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कोई न्यूट्रलिटी नहीं दिख रहा है, मुझे लॉपसाइडेड एक बायस दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंडा लेनी है कि अच्छा ईरान की प्रॉक्सीज है, ईरान टेररिस्ट स्टेट है, तो मैं तो क्वेश्चन करूंगी कि कौन होता है अमेरिका डिफाइन करने वाले, डिक्टेट करने वाले, कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, किसके पास कितना प्रॉक्सी है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। तो अगर आप बोलेंगे ईरान के पास प्रॉक्सीज है, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए कि अमेरिका का प्रॉक्सी कितना है। और अगर न्यूक्लियर वेपन की ही बात होती है, तो फिर इजराइल के पास अगर है तो ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंडा लेना है कि ईरान इज अ टेररिस्ट स्टेट, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो फिर कभी पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं आया? अगर यही चीज होता तो इंडिया क्यों बम नहीं गिरा के पाकिस्तान को खत्म कर देता? तो आइडिया इज इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आधा समय तो इंडियन मीडिया एक्चुअली जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा है वही प्रमोट करते हैं, वही मैं देखती हूँ। बट क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से, न्यूट्रल रहना आने चाहिए। देता तो वहां से भी खबरें ले आता है, ऐसा भी नहीं है। इजराइल से जब जाकर के लाए थे तो ईरान अगर अलाउ करता तो वहां से भी खबरें ले आते। जानकारी आ रही है कि हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिकी परमिशन के बिना कोई वहां से नहीं गुजर सकता है। ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान को परमाणु हथियार की जिद छोड़नी पड़ेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब रिजवी जी, एक तरफ ईरान ये कहता है कि हमारी परमिशन के बिना वहां से कोई नहीं जा सकता है, दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि हमारी परमिशन के बिना से वहां से कोई नहीं जा सकता है। ऐसे में दुनिया क्या करे? हर कंट्री, ड्राई कंट्री अपने आप को कभी भी घोषित कर सकती है वाली कंडीशन में पहुंच गई है। अमेरिका वहां पर डेरा डाल करके बैठा हुआ है। अमेरिका अपनी शर्तों में टस से मस नहीं होना चाहता है और यही हाल ईरान का है। जी
देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ जो डिस्कस हुए उसको कह दूं। देखिए, यूएस एजेंसी ऑफ ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट है कि 2025 में $950 मिलियन यूएस ने इन्वेस्ट किए हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और इसका काम है प्रोपेगेंडा करना रशिया, चाइना और ईरान के खिलाफ। इसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, परसेप्शंस हैं जो दुनिया के ऊपर बनते हैं। और उसमें यही वाली बात है कि आईआरजीसी अलग है, गवर्नमेंट अलग है, ईरान अलग है। इस वजह से अमेरिकन सुप्रीमेसी, अभी यहाँ पे जो बातें हुई, मुझे ऐसे लगा कि अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है हम लोगों को ऊपर हावी हो गई है। हम इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिका भी हार सकता है, अमेरिका को भी हराया जा सकता है। जिस तरह से यहाँ बयान किया गया कि अमेरिकन ब्लॉकेड बहुत जबरदस्त है, एक भी शिप नहीं निकल सकता। मेरा सवाल यहाँ पे है, अगर इतना ही ब्लॉकेड कभी था तो यूएस नेवी की चीफ को फौरन क्यों हटा दिया गया? इतने सारे जनरल्स को क्यों वहां पे फायर किया गया? इतना ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट जो यूएस के अंदर है, उसकी असल वजह क्या है? ईरान के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि यूनिटी है, इत्तेहाद है, एकता है, लेकिन उस बात को नहीं कबूल किया जाता, क्योंकि हम लोग की मानसिकता ये बन गई है कि अमेरिका जो कह देगा, अमेरिका सर्वोपरि है। भले ही वो हमारे मुल्क का मजाक उड़ाता रहे, हमारे मुल्क के लिए अपशब्द कहता रहे, लेकिन हम जो हैं, हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम जो है अमेरिका को ही सर्वोपरि समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अमेरिकन मीडिया की हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। इसी वजह से ईरान की बात को जो है वो कम आंका जाता है, अमेरिका की बात को आगे रखा जाता है। ये बात अभी जो यहाँ पे हुई कि अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान के बिल्कुल नजदीक है, उसके टेरिटोरियल वाटर में आता है। अमेरिका अपने टेरिटोरियल वाटर से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल अमेरिका से होना चाहिए कि आपको किसने दुनिया का चौधरी बना दिया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ब्लॉक किया है, रिजवी जी कि ये सवाल नहीं हुए होंगे? मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से हर डिबेट में क्या सवाल पूछे जाएंगे? आप बताइए मुझे, आपको ऐसा कैसे पता कि अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछे गए? दुनिया तो पूरी पूछ रही है कि वहां से अमेरिका कब हटेगा, और मैं भी ये पूछ रही हूँ अपने हर शो में। मैं आपको, मुझे बोलने दिया, आपने किसी को आप नहीं बोलिए, किया। मैंने आपको अभी भी नहीं रोका है। आप बिल्कुल बोलिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, लेकिन पॉइंट पर डिस्कशन करिए, पर्सनल अटैक मत करिए। आपका एक नैरेटिव है और उसके खिलाफ किसी का कोई नैरेटिव नहीं है, किसी का कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव जिसका है वो व्यक्ति कोसों दूर यहाँ से बैठा हुआ है। कोई अगर किसी देश के बारे में उल्टा कहेगा तो वो आप ही का देश था जो आकर के सामने आकर के फ्रंट फुट पर बोल करके गया था। आपको अपने देश पर भी शक है? लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा था, सवाल आप अमेरिका से पूछना चाहिए पूरी दुनिया को कि आप 10,000 किलोमीटर दूर आके ब्लॉकेट क्यों लगा रहे हैं? किसने आपको अधिकार दिया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाएं? क्या यूनाइटेड नेशन का काम नहीं है ये? क्या दुनिया के मुल्कों को मिलकर बात नहीं करनी चाहिए? ये चौधराहट अमेरिका के पास क्यों आई है और हमने क्यों उसको कबूल कर लिया है? दुनिया ने क्यों उसको कबूल कर लिया है कि ईरान भी वहां से ब्लॉकेट लगाएगा तो यूएस भी ब्लॉकेट लगाएगा, और दुनिया इस पे कोई भी मुखालफत नहीं कर रही है, कोई भी इसके खिलाफ आवाज। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया वहां पर आकर के अमेरिका को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दे? आप ये चाहते हैं? बिल्कुल। पहलगाम के हमले पर मुझे ये बताइए, पहलगाम में जब हमला हुआ था कौन सा देश सामने आया था हमारे साथ आकर के? कौन सा देश खड़ा हुआ था? जबानी तौर पर तो हर कोई खड़ा हुआ था। किसने अपने हथियार भेज दिए थे? किसने अपने सैनिक भेज दिए थे? आपको बुरा लग जाता है। ये लड़ाई अगर दो देशों के बीच में शुरू हुई है तो उन्हें निपटानी चाहिए, ना कि पूरी दुनिया को लाकर के एक मुसीबत पे छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया, उससे भी तकलीफ हुई। अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड नहीं हटाया जा रहा, उससे भी तकलीफ हो रही है। और ईरान की तरफ से अगर ब्लॉकेड लगाया गया, ईरान ने अगर एक सिलेक्टिव अप्रोच रखी कि वहां से कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, तो उससे भी तकलीफ पूरी दुनिया ने उठाई है। फिलीपींस जैसे देश अपने यहाँ पर एनर्जी को लेकर के आपातकाल घोषित कर चुके हैं। क्या चाहते हैं और आप? मुझे आप बोलने दो तो मैं बताऊं क्या चाहते हैं। नहीं, मैं तो आपसे बोल रही हूँ, लेकिन आप तो सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के बैठे हुए हैं ना कि एक ही तरफ बोला जा रहा है, एक ही तरफ बोला जा रहा है। अगर आपकी खुन्नस से पर्सनल अमेरिका से, तो आप वहीं पर निकालिए ना, बाकी देशों से क्यों उलझना है? आप बीच में इंटरप्ट कर देती हैं। इंटरप्ट नहीं करती हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है, मीडिएटर हूँ मैं। आप मीडिएटर हैं, आप मुझे, मैं अपने देश के बारे में उल्टा सीधा किसी भी पैनलिस्ट से सुनूंगी नहीं। आपको सही लगे ना लगे आप उसको बाद में कह दीजिएगा। हाँ। अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है इस जगह पे आके किसी भी तरह का ब्लॉकेट लगाए, इंटरनेशनल वाटर्स में आके। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो गैर कानूनी था, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ था, गैर कानूनी आपराधिक अटैक किया। ईरान अपनी दिफा कर रहा है, अपनी सुरक्षा कर रहा है, और इसके लिए आके उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से मित्र देश के जहाज निकल रहे हैं,
पूरी दुनिया से टोल लेने की बात नहीं है। जितने भी मित्र देश हैं उनके जहाज निकल रहे थे, निकल रहे हैं, आगे भी निकलते रहेंगे। लेकिन ये सवाल अमेरिका से होना चाहिए कि क्यों इतनी दूर 10,000 किलोमीटर आके अरे दूर बाबा, आपने कल यहाँ का पे मेरा नेवल डिबेट कोर्ट उठा को करके देखिएगा अमेरिका से, और परसों से उठा करके देखिएगा, उसके पहले का एक बार उठा करके देख लीजिएगा, और उसके पहले का 28 तारीख से उठा करके देख लीजिएगा। कितने सवाल पूछे हैं। अगर अभी खबर आई है तो मैं पूछूंगी ना, काम है मेरा वो करना। अमेरिका से पूछ लीजिए, अमेरिका से पूछ रही हूँ। क्या मैंने आपसे इतने बार नहीं पूछा है कि अमेरिका आखिरकार 10,000 किलोमीटर दूर जाकर के क्यों है वहां पर? पूर्णिमा जी, आपसे इस डिबेट में मैंने 1000 बार पूछा है, लेकिन क्या उसका जवाब अमेरिका की तरफ से आएगा? अमेरिका कभी ये कह देता है कि हमारी बी गालिबाफ से बातचीत चल रही है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका का प्रोपेगेंडा है और फिर उसे इंडियन मीडिया दिखा रहा है। आप आने दीजिए इंडियन मीडिया को। जब गाजा के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहा है तो ईरान के अंदर आकर के भी रिपोर्टिंग करने का खूब जज्बा रखते हैं। आप बुलाइए, हम आते हैं और हम रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप बुलाइए तो सही, आप अलाउ तो करिए। जब आपकी गेस्ट बोलते हैं और आप गेस्ट को चुप करवाते हैं, दिस इज नॉट अ डिबेट, दिस इज अ क्वेश्चन। आप उनको अब बोलने आप दीजिए, चाहती उसके हैं बाद कि आप पूरा का पूरा वक्त मैं आप दोनों के ऊपर दे दूं, repeat आप दोनों करिए के बात। ऊपर मैं अपना पूरा वक्त दे दूं, आप लोगों को जो नैरेटिव सेट करने हैं हमारे देश के बारे में मैं वो करने दूं, और उसके हिसाब से फिर वो डिबेट सही चल रही है। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आशीष साय जी, ये सारे कटाक्ष वैसे आप ही के लिए थे, लेकिन आपको जवाब यहाँ इंडिया को नहीं देना है, आपको जवाब यहाँ पर अमेरिका को देना है। आप वहां जाइए और अमेरिका से पूछिए कि भाई क्यों आए हो तुम 10,000 किलोमीटर दूर। मीनाक्षी, हमें ये समझना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेट ऑफ द डिबेट मैं पर्सनल ओपिनियन रखूंगा या एज ए एनालिस्ट मैं उसको चेंज करता हूं। जब मुझे पर्सनल ओपिनियन रखनी है वो भी रखेंगे, जब एनालिस्ट की तरह बैठे हैं तो बैलेंस्ड अप्रोच, और मुझे दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। ईरान ने दुनिया की एनर्जी रोकी है। अमेरिका और ईरान युद्धरत हैं। अमेरिका ने ईरान की एनर्जी सप्लाई को रोका है। क्यों किया, गलत किया, सही किया, उसमें जाते रहेंगे, उसका कोई एंड नहीं होता है। बट फैक्ट है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान युद्ध हो रहा है, और अमेरिका ने उस युद्ध के तहत ईरान के सेल ऑफ ऑयल को रोका है। अमेरिका ने बाकी दुनिया के देशों को तो नहीं रोका है। तो एक बात तो यही क्लियर हो जाती है कि ईरान क्या कर रहा है। अमेरिका से लड़ाई के चक्कर में दूसरे देशों को रोक देना, यह भी उनका एक IRGC का चरित्र दिखाता है। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अमेरिका का ये अटैक ऑन ईरान इलीगल है, किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। नोबडी इज टेलिंग। दूसरा, अमेरिका जब ईरान से लड़ रहा है तो हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं। हम अमेरिका को अगेंस्ट इंडिया बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। आई डोंट कंसिडर अमेरिका एज अ चैलेंज इन टुडेज वर्ल्ड। 5-10 साल पहले अमेरिका शायद बहुत सुपीरियर था, उनका लार्ज है इकोनॉमी, नो डाउट, वो कोई उसमें डिबेट नहीं है। बट एज ऑन टुडे हम अपने ग्लोबल सिग्नेचर्स को, इंडिया को कहीं ज्यादा स्ट्रांग, कहीं ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मानते हैं, और ये पूरी दुनिया मानती है। मेरे या किसी के कहने से नहीं होगा। अमेरिका को हम कोई कंसिडर नहीं करते आज। उनके पास ना कोई पॉलिसी बची है, ना इंटरनल कोई सिविक सेंस, सिविल सेंस, ना आपस में एका। इट्स अ टॉर्न कंट्री, जो कि ट्रंप की देन है या वहां के सिस्टम की देन है। आई हैव नथिंग टू से। अगेन कमिंग बैक टू ईरान वॉर, मुझे ये देखना है कि अगर कोई भी सेन सिविलाइज तरीके से लड़ाई भी करता है, लड़ने के भी सिविलाइज तरीके होते हैं। अपनी बात रखें, दूसरे की बात सुने, लड़ाइयों में सिर्फ मिलिट्री तक कंटेन करें, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करें, ना कि अक्रॉस द बोर्ड। तो ये सारी चीजें तो यूनाइटेड नेशंस को देखनी चाहिए। कन्वेंशन है, जिनेवा पढ़ते हैं लोग, मेरे ख्याल यहाँ पे भी पढ़ लिख के आए होंगे। लेकिन ईरान इसमें ज्यादा डेविएट कर रहा है। उन्होंने शुरू किया बहरीन में, उन्होंने शुरू किया दुबई में, उन्होंने शुरू किया सऊदीया में सिविलियन टारगेट्स को हिट करना, जबकि अमेरिकन फोर्सेस ने मेजरली मिलिट्री टारगेट्स हिट किए हैं। मिलिट्री का इंफ्रा, मिलिट्री की इंडस्ट्रीज, मिलिट्री के स्टोरेजेस, बॉम्ब साइट्स, मिसाइल यूनिट्स। उसके बाद भी जब उन्होंने देखा है कि ईरान अभी भी नहीं मान रहा, तब उन्होंने जाके कुछ इनके छोटे मोटे पावर स्टेशन को हिट किया। बट अभी तक ना कोई गैस लाइन एक्सेप्ट साउथ पास विद एन एक्सेप्शन, ना कोई उनकी ऑयल सप्लाई यूनिट्स, किसी को टच नहीं किया है। खार्ज में भी सिर्फ मिलिट्री यूनिट्स को मारा गया, नहीं तो खार्ज को बर्बाद किया जा सकता था। तो ब्रैड कूपर एक बहुत सेन कमांडर है, अनलाइक द अदर साइड, आई एम सॉरी टू से, जो छोटी छोटी गन बोट्स को लेके आतंकवादियों की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। भाई आपके पास आर्मी है, नेवी है, तो फेस टू फेस आइए, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेज कीजिए। कार्गो शिप्स के ऊपर जाके मशीन गन से, बोट मशीन गन छोटी छोटी 2 बंदे बैठा दिए, वो जाके फायरिंग कर रहे हैं, वो अनआर्म्ड शिप्स हैं। तो दिस इज नॉट द वे यू फाइट अ वॉर। और इसमें किसी को अपना ओपिनियन रखने का, आप थोड़ी डिक्टेट करेंगे वो कैसे फाइट करेंगे। दिस इज रॉन्ग।
अमेरिका के बमबारी करेंगे, ईरान के पास जो भी रिसोर्सेस है वो यूज करेंगे। आप कौन होते बोलने वाले ईरान कैसे फाइट करेंगे नहीं करेंगे? दिस इज डिक्टेटरशिप। यू आर कोर्सिंग ईरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सारे क्वेश्चन ईरान के ऊपर थोप दिए हो। आप अमेरिका को पूछो, आपके लीडर से पूछो। अब I आपका thought you आपको were अच्छा just लगेगा you were आपके leader just को आके you सारे were को you were निकाल दें, just उसके बाद जाके you हम were बोलेंगे कि you were सही you were हमारे you were just हमारे देश में educating the compare of the show about how to conduct a debate show. You were just educating her कि coercion नहीं We करिए are आप in दूसरों the की बात, debate, sir. and So now you please are don't crossing me that out of line. So debate I don't want to because respond to you. it is very You were just now educating that lady Meenakshi, the रोकते रहते जो the बात anchor of the कर रहे हैं show. उनके बाद नहीं सुन, उसके बाद टोकते नहीं है। दिस इज नॉट फेयर ना। आप उसको You डिक्टेट must कर, आप learn. उसको You define must कर, learn to कैसे listen and then reply. लड़ना। उनके पास जो Learn रिसोर्स to है वो यूज listen and then करेंगे। reply. एंड ऑफ स्टोरी। आप बोल रहे हैं बहरीन को अटैक कर दिए, इस कंट्री को अटैक कर दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला जहां पे अमेरिका की बेस है वहां पे अटैक करेंगे। आप जाके बोल रहे हो वहां पे अटैक कर दिए, क्यों? उनका अधिकार नहीं है उनको सेल्फ डिफेंस की, सिर्फ अमेरिका को है, सिर्फ आपको है। ये This क्या is not the way बात I होगी debate. आपकी? I आपका respect न्यूज चैनल your आपका presence. चैनल नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। Follow what आपके you लीडर से preach. क्वेश्चन Follow what you preach. Follow what you आपकी preach. कंट्री में You were telling the कोई anchor. आके You were आपके telling the सारे anchor, लीडरशिप don't खत्म कर coerce. दे And और now you बाकी are कोई coercing. कंट्री को कोई Let me आवाज ना have my उठाए, वो time. सही है। आप एक Let देयर me इज अ have my time. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड Let पे me आप have my बोल सकते time. हो कि दैट वाज रॉन्ग, और आपके This is ईरान के साथ uncivilized. देना है नहीं देना You वो are just सेकेंडरी being क्वेश्चन है। अब uncivilized. आप फॉरेन पॉलिसी You के हिसाब are से आप being डिसाइड कर लेना, uncivilized. लेकिन You are being ह्यूमैनिटेरियन uncivilized. ग्राउंड एक होता है। आपके Listen. कंट्री के लीडर में जाके जाके बोलना चाहिए कि दिस Grant वाज me रॉन्ग। my आप time. बोल नहीं पाए हो। Grant me my आप time. militarily- पूर्णिमा जी, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, यहाँ पूरे पैनलिस्ट ये बात जानते हैं, लेकिन आप एंटी इंडिया कैंपेन यहाँ पर शुरू कर देंगी तो वो नहीं चल पाएगा। आप ये नहीं सिखा सकती हैं कि इंडिया को कब किस तरीके से रिएक्ट करना था। ठीक है, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, आप पार्टी के एजेंडे पर चलिए, यहाँ पर वो एंटी इंडिया कैंपेन मत चलाइए। ईरान को वो कैसे फाइट करेंगे, उनके रिसोर्स कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल, ये गलत है। अमेरिका कौन होता है वहां पर जाकर के ये हमला करने वाला? अमेरिका को किसने कहा और जाकर के आप हमला भी- करने के लिए? अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को और उसके साथ साथ अब एशियन कंट्रीज की तरफ आगे बढ़ते हुए। और डोनाल्ड ट्रंप को कौन सीरियस लेता है, मुझे जरा ये बताइए। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बयान पर जो टिक नहीं पाते हैं, डिमेंशिया के शिकार, जो सुबह उठे कुछ बोले, दोपहर होते कुछ बोले, डिनर करने के बाद कुछ और बोले, कौन उनकी बातों पर भरोसा करेगा? कोई स्टैंड नहीं रह गया है अमेरिका का, कोई स्टैंड नहीं रह गया है अमेरिकन के राष्ट्रपति का। सारा स्टैंडर्ड उन्होंने इतना लो कर दिया है कि पूरी दुनिया भरोसा भी नहीं करना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्या बोल दिया है। सर जरा ये बताइएगा कैप्टन श्याम कुमार जी कि अमेरिका जो 20 समंदर में बैठा हुआ है उसकी कीमतें तो वो भी चुका रहा है अपने देश में, महंगाई को बढ़ा करके, बेरोजगारी को बढ़ा करके, वहां पर नो किंग से मूवमेंट चलवा करके, तो सब कुछ तो उसके लिहाज से भी नहीं चल पा रहा है। पहले मैं जरा 2 लाइन कह दूं ताकि आगे बात बढ़े। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही, तुमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। तो थोड़ा धैर्य रखिए, लड़ाई शुरू हुई है। 40 दिन की टेस्टिंग ट्यूनिंग की है उन्होंने। बाइबल में ईसा मसीह ने किया था 40 दिनों का उपवास, और उसके बाद उन्होंने रीसेट किया था लोगों को। तो मैं नहीं जानता बाइबल को ज्यादा, लेकिन ऐसा सुना है मैंने। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। संवेदना मुझे ईरान से है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश रह चुका है, जो राष्ट्रीय है, वॉरियर क्लास के लोग हैं, और मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को। लेकिन मैं एनालिस्ट हूं, एक वॉर से संबंध रखता हूं, एक टैक्टिशियन एंड स्ट्रेटेजिशियन हूं, एनालिस्ट हूं, तो दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। वॉर के आकलन की बात करते हैं तब कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका ने सबसे सस्ती वॉर लड़ी है पिछले 70 सालों में। विश्व युद्ध के दौरान बहुत खर्चा हुआ था, बहुत शिप्स डूबे थे, बहुत एयरक्राफ्ट मरे थे, 50,000 60,000, वियतनाम, अफगानिस्तान, ईरान, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1, 2, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके शिप्स, क्या क्या नहीं डूबे। 13 सेलर्स के साथ फिलहाल वो बॉडी बैग लेके बैठा है ऑफिशियली, और कोई शिप उसका घायल नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट 2, 4, 5 या 15 ड्रोन मरे हैं, उसी को हम जानते हैं। और जो मिलियंस में खर्चा है वो कॉरस्पॉन्डिंग वॉर जो हुई है अमेरिका की, उसके हिसाब से बहुत कम है। अमेरिका आज इंटेंट से नहीं, डेंट करने आया है। बाइडेन ने ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज की। उन्होंने कहा अब हम वॉर जमीन पर नहीं जाके लड़ेंगे, हमारी सेनाएं नहीं रुकेंगी कहीं, हम वेनेजुएला से निकाल लेंगे, हम नाटो से हाथ खींच लेंगे, हम यूक्रेन को सहायता नहीं करेंगे, हम दूर से लड़ेंगे,
हम नजदीक नहीं आएंगे। सुनिए, इसको समझिए, ये लॉर्ड ऑस्टिन ने बनाया, जो सेंट्रल कमांड के जनरल थे और 5 साल से 21 से 25 तक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे, और बैडन ने बनाया, और तब उसको दिया, उन्होंने थमाया ट्रंप को, ट्रंप ने डेंट मारा है। तो वो आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को, कॉस्ट को पता है उनको, पूरी तरह तैयार करके आए। आखिर मई में रोका क्यों और दोबारा आए क्यों? और मई में स्टेटमेंट था, हमारी मिलिट्री पोस्चरिंग हमने नफांस पे दिखा दी, वर्ल्ड का कोई कंट्री ये नहीं कर सकता, हमने कर दिया, फिलहाल सीज फायर। और फिर आ गए, फिर 40 दिन मारा और फिर चुप हो जाएंगे। ईरान की हालत खराब है, वो लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वो उनकी क्षमता जितनी है उसके हिसाब से वो कोशिश तो करेंगे। लेकिन ये जो ब्लॉकेड का मुद्दा है, ये स्लो ब्लीडिंग हो गया, ये नकेल कसना कहते हैं इसको, जुगलर वेन के ऊपर आर्टिकल मैंने लिखा है, वो कर रहे हैं। और यही तरीका होता है मैरीटाइम एंगेजमेंट का, जब लंबी वार होती है, जब विश्व को पहलू में लेना होता है, जब सबका ध्यान आकर्षित करना होता है, तो ऐसे वार की जाती है। मैं अगला चरण बता दूं आपको फिर से, अभी नाटो की जरूरत नहीं है। कई लोग नाटो 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 करते रहते हैं, नाटो नहीं चाहिए यहाँ पे, समुद्री लड़ाई है। नेवफोर चाहिए, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स चाहिए उनको यहाँ, जो ह्यूथी के अगेंस्ट गई है काम करके, ऑपरेशन अपसाइड्स और अटलांटा। प्लीज रुकिए। जापान, ये जो ऑस्ट्रेलिया, ये जो यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके शिप्स 15 का 15 ये सब आ जाएंगे वहां पे, और ये कहेंगे भाई हमें आने जाने दो, हमारा तो तेल रुका हुआ है, अमेरिका को क्यों बदनाम कर रहे हो? जैसे था पहले वैसे रखो, वो चला गया। अगर पीछे हट जाए आज फौज थोड़ी सी और ब्लॉकेट को थोड़ा कम कर दे, तो UNAVFOR वहां आ जाएगा और वो करेगा काम सिविलियन के रूप में। मल्टीनेशनल फोर्स वहां आएगी। करते रहो आकलन जितना करना आपको, फिर बताना अमेरिका सही है, ईरान सही है, क्योंकि आपने टोल टैक्स लगाया, आप अंदर घुसने नहीं दे रहे हो, आपने ब्लॉकेज किया हुआ है, ब्लॉकेड नहीं ब्लॉकेज किया हुआ है, सेलेक्टिव चैनल्स में लोगों को जाने दे रहे हो। तो अब हम क्या करें? तो 36 के 36 कंट्री जो CTF 153 बना के बैठे हैं वहां पे, पिछले 4 सालों से जिन्होंने एक्सरसाइज किया है, इंक्लूडिंग सारे GCC के 6 देश, ये तो लड़ेंगे, ये बोलेंगे। और मैं आपको कह दूं, आपके स्क्रीन पर 2 बातें कही आपने, जब तक अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं मिलेगा, और मैं तो यहां तक कह चुका हूं आपके चैनल में और हजारों जगह कह चुका हूं, जब तक मिडिल ईस्ट को वो गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो स्वर्ण युग नहीं आएगा, खलीफा का रोल ईरान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर अंदर काफी तो पूरी दुनिया जान गई है कि पहले ईरान का तेल चाहिए था, ईरान के तेल से बात नहीं बनी, तो अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर जाकर के कब्जा कर लिया गया है, और वही उनकी रणनीति भी है। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि माइंस हटाने के लिए मिशन में शामिल जर्मनी भी होगा, हॉर्मुज में माइंस से जुड़े मिशन में शामिल होगा, और माइंस स्वीपर जहाज फुल्डा की तैनाती यहाँ पर की जाएगी। भूमध्य सागर में ये फुल्डा की तैनाती होगी, जहाज पर तैनात रहेंगे 45 लोगों की टीमें, जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। हालांकि जर्मनी के चांसलर की तरफ से पहले भी इस बात को रखा गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी वहां पर शामिल होकर के वहां से माइंस को हटाने के लिए तत्पर रहेंगे। और अब ये जानकारी मिल रही है, जो कि उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है, कि माइंस स्वीपर जहाज फुल्डा की वो तैनाती करेंगे, ताकि वहां से वो जो इनकी तरफ से, खासतौर पर ईरान की तरफ से, क्योंकि ये बिछाए गए थे हॉर्मुज में माइंस, उसे हटाने का काम किया जाएगा। अब प्रोफेसर, माइंस को हटाना भी इतना कोई आसान काम नहीं है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत सारी चीजें वहां पर बिगड़ सकती है। ऐसे में जर्मनी के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो इसमें सहयोग करना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है जर्मनी की तरफ से, जो कि आगे पीछे देख रहे थे ट्रंप का सपोर्ट करना पिछले 50 दिनों में। और इनका बैकग्राउंड है कि पहले रूस से तेल और गैस सस्ते दामों में मिलती थी कई सालों से, लेकिन अमेरिका ने एक पाइपलाइन को उड़ा दिया। अब खाड़ी से भी तेल गैस नहीं आ रही है, अमेरिका से महंगा गैस और तेल खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनके बिजली और दूसरे एनर्जी बिल्स बढ़ जा रहे हैं। और जर्मनी देखिए, वो इतने सारे वहाँ अमेरिका के बेस हैं, वो कई बार लगता है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी अपनाता नहीं, अमेरिका के दबाव में आके निर्णय लेता है, चाहे वो इजराइल का हो या माइंस स्वीपर हो। शायद उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन ईरान ने 3 टायर माइंस बिछाए हैं वहाँ, डीप सी बेड में, मिडिल पे और शैलो वाटर्स में।
तो ये काफी कठिन काम होगा, चाहे जर्मनी को हो या अमेरिका को। अमेरिका के पास भी माइन स्वीपर्स वो भी शायद यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, ये जंग जो 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जो इलीगल है यूएन चार्टर के वायलेशन में, तो ये रेजिम चेंज का जो है 79 से अमेरिका प्रयास कर रहा है। कार्टर ने किया, उसके बाद रीगन ने किया, उसके बाद सभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, और सैंक्शंस तो 79 से ही लगा दिए। तो ये स्ट्रैंगुलेशन पीरियड आ गया है और गला घोटने का समय आ गया है कि हर तरीके से ईरान को सप्रेस करके स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है, और वो जो भी कर रहे हैं वो बताते हैं कि सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। और ये खुली बात है कि ये खाड़ी के देश भी अमेरिका के साथ मिले हुए थे, इसीलिए उन पे भी निशाना हुआ है, और दोबारा ईरान धमकी दे रहा है इन पे निशाना करेगा। तो ये जो है अमेरिका ईरान को दबा के सप्रेस करके रेजिम चेंज करके चीन को जो है उनका असली निशाना है। तेल वहां से भेजना नहीं चाहते, जैसा वेनेजुएला में उन्होंने वहाँ कब्जा करके ईरान का वेनेजुएला का तेल नहीं देता है। तो ये ग्लोबल सुप्रीमेसी और सुपर पावर ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए ये सब चालें चली जा रही हैं। जैसे आपने बताया, पहले तेल पे उनकी निगाह थी, उसके पहले रेजिम चेंज थी, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। तो इनके गोल पोस्ट जो है अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं और कोई अंत ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये जंग जो है रुकने वाली नहीं है। सीज फायर एक न एक दिन ये टूटेगा, और ये जो है जंग जारी रहेगी, और बर्बादी इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे दुनिया को ये आग जो है फैला रही है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मेरे ख्याल से भारत पे भी काफी गंभीर असर पड़ने वाला है आगे, क्योंकि तेल और गैस की खिलत ही नहीं है। कोई भी देश इससे अछूता कैसे रह सकता है? कोई भी देश इससे प्रोफेसर अछूता कैसे रह सकता है? कैप्टन, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक करेक्शन देना चाहूंगा ईरान की साथी को। एडमिरल जो है, जो नेवी चीफ है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, नेवी सेक्रेटरी ने रिजाइन किया है, जो आपके वेलफेयर, रिसर्च, डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट देखते हैं। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस जो है मिस्टर फेलिन नेवी सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर जो एडमिरल हैं वो नेवल चीफ जो है वहां पे वो ऑपरेशंस देखते हैं, और बिल्कुल व्हाइट हाउस की तरह रह रहे हैं। जनरल फोर्ड ने रिजाइन किया क्योंकि वो टैंक तोप की लड़ाई चाहते थे शायद, इसलिए एडमिरल कूपर से उनका नहीं पटा। तो जो जहां खड़े हैं, जिस तरह की नीति बनी है, उस हिसाब से जो काम करेंगे उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, इंटरप्राइज क्लास के माइन सुपर जो जापान के पास है और दूसरे कंट्री के हैं, वो सब तैयार हैं। यहाँ से मलाका में हटा के रेडी किया गया था उनको। जापान ने मैरिटाइम फोर्सेस को रीडिजाइन करके एम्फीबियस और माइन सुपर्स को एक साथ गठित किया है, और पहली बार ऐसा हुआ है। और बाय द वे, पूरे वर्ल्ड में जापानीज माइन सुपर्स बेस्ट माइन सुपर्स हैं। अमेरिका के पास अपना स्पेशलाइज्ड माइन सुपर्स अभी नहीं है, उसके मॉडिफाइड माइन सुपर्स वहां काम कर रहे हैं, और सारा का सारा जनरली इनविजिबली होगा, अंदर होगा। जब थोड़ी ठंडी होगी, थोड़ा खारापन कम होगा गल्फ का, तब विजिबल शिप्स दिखेंगे। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है रिजवी जी, आप जवाब भी दीजिएगा। जरा ये भी बताइएगा कि अमेरिका को लेकर के एक बड़ा बयान और आया है। पीस टॉक से पहले ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि इज्जत बचाने का रास्ता अमेरिका की तरफ से तलाशा जा रहा है। जी देखिए, मैं जो हमारे सीनियर यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस के वो हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है कि हम लोग का जो ओपिनियन है वो तकरीबन एक जैसे ही है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ काम करने के तरीकों को लेके। कोई भी यहाँ पे यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे जान के अच्छा लग रहा है। और मैं भी बता दूं कि मैं भी खुद एक इंडियन हूँ, मैं ईरान में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, और मैं ईरानी नहीं हूँ। तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, बस थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। कि जो सर ने कहा अभी कि ईरान डिविएट हो रहा है लड़ाई करने के तरीके में और सिविल टारगेट्स पे अटैक किया, तो वो आपको मालूम होगा कि उसने किसी भी सिविल टावर, इतने कई हजार मिसाइल और ड्रोन जो है ईरान ने मारे हैं, किसी भी स्कूल, किसी भी हॉस्पिटल पे लगने की कोई खबर नहीं है, ना इजराइल में, ना वेस्ट एशिया के किसी मुल्क में। जहां जहां पे भी अटैक किया गया है, या वो यूएस बेसिस थे या अमेरिकन इंटरेस्ट थे, वो भी तब अटैक किया कि जब उन्होंने रिफाइनरी पे अटैक किया। इसके बरखिलाफ
यूएस ने पहले दिन ही मीनाब की 170 बच्चियों का कत्ल किया, डेलिबरेटली वहां पे टॉमाहॉक मिसाइल से अटैक किया गया। ये बात सारी वेस्टर्न मीडिया में भी साबित है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तकरीबन 25 हॉस्पिटल्स पे अटैक हुआ है तेहरान में, जिसमें से एक तेहरान में महात्मा गांधी के नाम पे हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल, जो नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी के स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है, वहां पे अटैक हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे सिविलियन टारगेट, 700 से ज्यादा स्कूल्स पे अटैक हुआ है, 20-25 हॉस्पिटल्स पे अटैक हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट पूरी दुनिया ने इसमें देखा है, समझा है कि किस तरह से वॉर ये क्राइम खबरें इजराइल और अगर आप यूएस ने। इंडिया से हैं तो आप जानते होंगे कि इंडियन मीडिया ने भी चलाई थी। फिर अब बिल्कुल आगे बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा हाँ, हूँ, मैं बस सर की बात का ठीक जवाब है। दे रहा हूँ। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ओपन बात है, बिल्कुल हम्म, क्लियर बात है। सर ने जो बात कही कि अमेरिका ने नहीं शुरू किया, मैं उसको बस जवाब देने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात, श्याम जी ने जो बात कही कि अमेरिका की नेवी बहुत स्ट्रांग है और ये सारी चीजें, मैं मानता हूँ इस चीज को कि अमेरिकन सुप्रीमेसी का एक माहौल पूरी दुनिया में है। लेकिन ये जंग जो है ना, ये जंग एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का एक पूरा बैलून है ना, उसमें से हवा निकलने वाली। मैं आपको मिसाल देता हूं, पिछले साल जैसा ब्लॉकेड इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, उसी तरह से रेड सी में अंसारुल्लाह ने लगाया था, यमन के अंसारुल्लाह ने, और उसमें अटैक किया करना शुरू किया था यूएस ने बहुत ज्यादा अटैक्स किए, बहुत ज्यादा जंग चली और आखिर में सीज फायर हुआ, जिसमें यूएस ने कहा कि अब आप इजराइल के साथ झगड़ा करिए, इजराइल पे मिसाइल मारिए, हमारे साथ आप सीज फायर कर लिए। रेड सी को यूएस नहीं खुलवा पाया था, बाब मंदब को नहीं खुलवा पाया था। तो लेकिन क्योंकि एक मीडिया पूरे दुनिया में एक हवा बना हुआ है अमेरिकन मिलिट्री का, और उनका डिफेंस बजट भी इतना ज्यादा है, उनके पास इक्विपमेंट्स है, मैं उसको बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूं, शिप्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजों का जो हर हुआ पैनल है, में जैसे कि सुनिए अभी कुछ रिजवी जी, हर पैनल में इसीलिए कुछ स्पेशलिस्ट बैठाए भी जाते हैं ताकि वो रियलिटी से परिचय हमारा करवा सके। अब वेस्टर्न मीडिया ने क्या दिखाया, उसका क्या शगुफा छोड़ा गया, उसके बाद आपने भी तमाम ये चीज़ें ईरानी मीडिया के हवाले से ही तो सीखी होंगी कि वहाँ क्या हुआ था और दरअसल वेस्टर्न मीडिया ने क्या दिखाया गया है। तो अब ये एक्सपर्ट इसीलिए बैठाए जाते हैं ताकि वो बताए कि अंदर खाने हुआ क्या है। वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप भी ये बात मुझसे बेहतर समझते होंगे। और इसी बीच एक जानकारी आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण है, कि शहबाज और आराक्ची के बीच में बैठक खत्म हो गई है। मिडिल ईस्ट तनाव पर यह बैठक हो रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। सीज फायर और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई है। इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं ईरानी विदेश मंत्री, यानी जो ये दूसरे दौर की वार्ता को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, वो धरे के धरे रह गए हैं। शहबाज और आराक्ची दोनों के बीच में जैसी बैठक खत्म हुई है, जानकारी ये कि इस्लामाबाद से रवाना हो गए ईरानी विदेश मंत्री, क्योंकि वो 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए थे, जिसमें उन्हें ओमान भी जाना है, इसके साथ साथ रशिया भी जाना है। पाकिस्तान की उनकी ये यात्रा भी प्रस्तावित नहीं थी पहले से, लेकिन आसिम मुनी से बातचीत के बाद वो वहां पर गए थे। अब रिजवी जी, ये वार्ता को लेकर के जो जितने कयास लगाए गए कि ये दूसरी दौर की वार्ता होगी, लेकिन ये इसी के साथ खत्म हो गई है कि ईरानी विदेश मंत्री वहां से अब रवाना हो रहे हैं। देखिए, मैं मीनाक्षी जी आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जब बोल रहे हो तो आप प्लीज इंटरप्ट ना किया करें। इंटरप्ट करने से लगता है कि आप बात को रोकना चाह रही है, नहीं समझ में आता क्यों ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार शुरू सवालों के साथ सवाल आते हैं, वो उसी वक्त पर पूछे जाते हैं। तो ये फिर दूसरों को भी मौका दिया जाए कि जब रिजवी जी, सवालों के जवाब जवाब दीजिए पे प्लीज, जवाब दे सके। जवाब दीजिए। जवाब देखिए, इस तरह जवाब से आप दीजिए। डिक्टेट मत कीजिए क्या होना है क्या नहीं। मैं बात पूरी कर लूंगा, उसके बाद आपके नहीं, सवाल आप का बात जवाब भी करिए, दूंगा। जवाब दीजिए। कई बार आपके बातों से कई सारे सवाल आते हैं, वो एज अ सेम टाइम ही पूछे जाएंगे। आपके हिसाब से नहीं कर पाऊंगी मैं, आई एम सॉरी। मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि ये जो यात्रा है फॉरेन मिनिस्ट्री आराक्ची साहब की, इसमें कहीं से भी दूसरे दौर की वार्ता नहीं शुरू होने वाली है। मैंने यही बात स्टार्ट से आपसे कही कि ये एक रेगुलर उनकी विजिट है। ये मस्कत जाएंगे, ये पाकिस्तान जाएंगे, ये मॉस्को जाएंगे, किसी भी तरह से अमेरिका के साथ निगोशिएशन की बात ही नहीं है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा था और वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था यूएस का कि हम जो है वो कुशनर को भेज रहे हैं, हम जो है विटकॉफ को भेज रहे हैं। तो इससे समझ में आता कितना ज्यादा डेस्परेट है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी ताकत में रहता है, जो भी कुदरत में रहता है, जिसने किसी दूसरे के गले में फंदा डाला होता है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन के लिए वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो डेस्परेट होता है जो कमजोरी की हालत में होता है। यूएस को और ट्रंप को इस जंग से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। 60 दिन वाली एक पॉलिसी भी उनकी है, 60 दिन से पहले निकलना है,
चाइना की यात्रा से पहले भी निकलना है। पूरी तरह से उलझ चुके हैं ट्रंप, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन ईरान का स्टैंड क्लियर है, मैंने पहले भी कहा कि जब तक उनकी बातों को नहीं माना जाएगा, उनकी शर्तों को, उनकी जायज शर्तों को नहीं माना जाएगा, तब तक वो किसी भी तरह की नेगोशिएशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और आने वाले वक्त में यूएस को पीछे हटना पड़ेगा और नेगोशिएशन टेबल पे आके ईरान की तमाम शर्तों को मानना पड़ेगा। तब जाके ये जो सारा एक तरह से डेडलॉक हुआ है ये खत्म होगा और सही मानों में यहाँ पे फिर शांति बहाल हो सकेगी। तो ये जो छटपटाहट थी कैप्टन, वो पूरे तरीके से नजर आ गई है कि अमेरिका ने कैसे जल्दबाजी में अपने एक डेलीगेशन को तैयार किया कि आप जाइए, बातचीत करके आइए। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था जब डिबेट कर रही थी कि 5 घंटे 4 घंटे तेहरान से दूरी इस्लामाबाद की, 16 घंटे अमेरिका से दूरी इस्लामाबाद की, तो 16 घंटे की यात्रा करेंगे तब वहां पर पहुंचेंगे। तब तक क्या ईरानी विदेश मंत्री इंतजार करते रहेंगे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें जहां जाना था वो जा चुके हैं। अब दूसरे दौर की वार्ता यानी कि आधार में हो गई है। अब आगे क्या होगा? कौन गया था वहां? कौन गया था? 2 बिजनेसमैन गए थे, वो तो मिनरल वगैरह चेक करने गए थे, पुराने बिजनेस अपना डॉलर वाला ठीक करने के लिए। अरे भाई अभी कई बार ऐसे आएंगे जाएंगे लोग। ट्रंप ने खुद कह दिया मैं भी चला जाऊंगा जरूरत पड़ेगी तो। आप देखते रहिए क्या क्या होता है। वो तो कुछ और कर रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जब पहली बार गए थे तब मैंने कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने तो कहा था हम अलग अलग टेबल पे बात करेंगे, सामने आएंगे नहीं। अरे मिल लिया ये बहुत है, वर्ल्ड को बता दिया। स्पष्ट कहा था, और ईरान ने सर इस बार भी स्पष्ट कहा था, ईरान ने इस बार भी सर स्पष्ट कहा था कि हम सामने से बातचीत किसी से भी नहीं करने वाले, और वही हुआ। बहुत धन्यवाद आप सभी का, वक्त इतने की इजाजत देता है और मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।